तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च किया जाता था इन ईयर 1951 से 1952। तो ये जो हमको ईयर दिया गया है 1951 से 52 के बीच में, इसमें जो एजुकेशन पे खर्चा हुआ, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो कितना था? वो था अप्रॉक्सीमेटली 0.64%। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ईयर 2019 टू 20। तो 1920 में जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे हुआ वो कितना हो गया जीडीपी का? तो ये हुआ अप्रॉक्सीमेटली 3.1%। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम अवर इंडिपेंडेंस टू 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन विच ईयर द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज 18%। तो 18% बहुत कम लिटरेसी रेट है, इस समय अप्रॉक्सीमेटली 74% चल रहा है। तो 18% लिटरेसी रेट इंडिया का कब था? तो ये था 1951 में, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो उसके आसपास 18% हमारा लिटरेसी रेट हुआ करता था। मतलब 100 अगर देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 18 लोग कैसे थे? लिटरेट थे, वो बाकी सबके सब क्या थे? इलिटरेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो भारत का लिटरेसी रेट है वो क्या है? 74.04% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया? लिटरेसी अमंग्स द मेल। तो मेल की लिटरेसी आपको पता होगा कि मेल की लिटरेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। अब कितनी ज़्यादा है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना परसेंट हाइयर है। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो 82% अगर है तो 82% अप्रॉक्सीमेटली मेल लिटरेट है और अप्रॉक्सीमेटली 65% फीमेल लिटरेट हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 16.68% का डिफरेंस आता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 17% का डिफरेंस आएगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट में वैल्यूज़ हैं दोनों। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो डिफरेंस है दैट इज़ 16.68%। और ये किसके हिसाब से? 2011 सेंसस के हिसाब से। आपको पता होगा हर 10 साल में सेंसस होता है, जनगणना होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भारत में किस स्टेट के पास है? कौन सा स्टेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लिटरेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो वो कौन है? बिहार नहीं, हरियाणा भी नहीं, केरला इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे कम लिटरेट जो है वो बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? तो अभी हमने आपसे कहा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला में, और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? बिहार में है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको पता होगा 2010 में आया था। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए मेनली आया था कि प्रमोट करनी थी एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको बताना है एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रोवाइड करने के लिए आया था तो ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए आया था सर्व शिक्षा अभियान? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 6 से 12, सेकंड ऑप्शन दिया गया 6 से 14 मतलब 6 टू 14 ईयर्स, थर्ड दिया गया है 8 टू 14 ईयर्स एंड फोर्थ इज 10 टू 14 ईयर्स। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है दैट बिलोंग्स टू 6 टू 14 ईयर्स एज ग्रुप। तो 6 से 14 साल की जो एज ग्रुप है बच्चों का, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान अप्लाई होता है। मिड डे मील स्कीम, अब आपको पता होगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चे मेनली अगर बात करी जाए तो इनको मिड डे मील प्रोवाइड करी जाती है, दोपहर में इनको लंच प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। इससे होता क्या है कि बच्चे इनकरेज होते हैं, अटेंडेंस मतलब एब्सेंट नहीं होते, मतलब ना पढ़ने के बहाने आए तो कम से कम खाना खाने के बहाने वो स्कूल चले आते हैं। एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेट। अब देखिए इससे पढ़ाई भी हो जाती है थोड़ी बहुत, और साथ ही साथ बच्चों का जो न्यूट्रिशन है, जो माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारे भारत में, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये मिड डे मील स्कीम के थ्रू होता है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब GER हायर एजुकेशन में, ठीक है, 18 से 23 की एज ग्रुप में 2018-19 में कितना था? ठीक है। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में पूछा गया है, 2018-19 की बात पूछी गई है। और कौन से एज ग्रुप में? तो 18 टू 23 एज ग्रुप में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को पूछा गया कितना था। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 26.3%। तो याद रखिएगा 26.3% वॉज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास करे, ठीक है, तो उनमें सिर्फ 26.3 बच्चे ऐसे होंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 26 बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन को करते हैं, हायर एजुकेशन जाते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं, और बाकी लोग एडमिशन नहीं कराते, ठीक है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया अवर नेशनल पॉलिसी। अब हमारी नेशनल पॉलिसी के बारे में पूछा गया, उसके एम के बारे में बताया गया है। एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, तो बिल्कुल सही बात है। फैमिली वेलफेयर, ये भी सही है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ये भी सही है। लेकिन स्पेशल फोकस किस पे होता है, तो अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन पे होता है स्पेशल फोकस हमारे नेशनल पॉलिसी का। तो ये जो बातें दी गई हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द ईयर 2018। 2018 की बात करी गई है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी ये आपको बताना है 2018 में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 69.4 ईयर्स, मतलब हर एक इंसान अप्रॉक्सीमेटली कितना साल एवरेज जो लाइफ है वो हर एक इंसान की कितनी है, 69.4 ईयर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो व्हाट ईयर ऑफ एज। देखिए इन्फेंट की बात करी गई है, तो कितने साल से छोटा बच्चा जिसकी डेथ होती है उसको इन्फेंट में इंक्लूड किया जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड किया जाएगा, तो इसका आंसर है 1, ठीक है। तो 1 साल से छोटे बच्चे की अगर डेथ होती है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया इन 2019। तो 2019 की बात पूछी गई है, सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब पूछा गया कितना था, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ IMR कितना था, तो ये था 28.3। तो 28.3 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 28.3 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से कम की उम्र में जिनकी डेथ हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कहा गया है बर्थ रेट। अब देखिए बर्थ रेट की बात करी गई है, इज द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बर्थ रेट के बारे में बात करी गई है, तो बर्थ रेट में बोला गया है जितने नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न होते हैं, ठीक है, लेकिन कितने पॉपुलेशन पे, तो 1000 पॉपुलेशन पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसको क्या कहा जाता है, बर्थ रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16th, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट की ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, PHC जो होता है उसमें P का फुल फॉर्म क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, तो PHC अगर आप देखेंगे तो ये है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया P क्या है, P इज प्राइमरी, तो C ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फिनोमेना विच इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, ठीक है, कैन नॉट फाइंड जॉब्स। मतलब जो काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन द वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स मतलब कामकाजी जो लोग होते हैं वो किस पॉपुलेशन को हम लोग वर्क फोर्स में इंक्लूड करेंगे, तो 15 to 59 की जो पॉपुलेशन है उनको हम लोग वर्क फोर्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, नेम द अनएम्प्लॉयमेंट विच हैपन्स when people are not able to find jobs during some month of the year। तो कुछ मंथ के लिए जो जॉब्स हैं वो नहीं खोज पाते और कुछ मंथ के लिए उनके पास जॉब होती है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। और मेनली अगर देखा जाए तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी। अब जब किसी चीज़ को, जैसे कोई भी पौधा है उसको बोना है या उसको काटना है, तब तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तब तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन जब वो आराम से उगता रहता है, बढ़ता रहता है, तब उनका कोई काम नहीं होता, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, विच सेक्टर ऑफ पीपल यूजुअली फेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलने किसको होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग होते हैं इन्वॉल्व उनको होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी।
तो हमारी इकॉनमी की अगर बात करी जाए, सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये एब्जॉर्ब होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, बिजनेस में नहीं होते, सर्विस में नहीं होते, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होते, किस में होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जीडीपी हमको कहाँ से मिलता है, किस सेक्टर से मिलता है, तो हम कहेंगे टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक छोटी सी फील्ड होती है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी हालांकि काम नहीं है किसी के पास, तो क्या होता है कि सब लोग उसी छोटी सी फील्ड पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन में कहा गया इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाई पड़ते, वो आपको दिखेंगे कि वो एम्प्लॉयड है, उनके पास काम है, लेकिन असलियत क्या, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। तो यही ऑप्शन जो है ये गलत है, तो ए ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, तो यही इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, ये भी सही है, एग्रीकल्चरल प्लॉट पे काम करते हैं। दिस यूजुअली हैपेंस अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर में मेनली ये देखा जाता है। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों की ज़रूरत है, मैं जैसे मान लीजिए, लेकिन कितने लोग उसमें एंगेज्ड हैं, 8 लोग एंगेज हैं, तब ये चीज़ असलियत में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 है, असर्शन दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो जो मैन पावर रिसोर्स है हमारी वो वेस्ट हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन इज टोटली करेक्ट। रीजन में क्या कहा गया, पीपल हु आर एन एसेट ऑफ फॉर इकॉनमी टर्न इनटू लाइबिलिटी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें कहा गया इन द सेकेंडरी सेक्टर विच स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, ये आपको बताना है। तो स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होते हैं, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर का ही मेनली काम होता है, टेक्नोलॉजी का काम कम से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बायोटेक की अगर बात करी जाए, इन्फोटेक की बात करी जाए, तो ये सर्विस सेक्टर में आते हैं या टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए कौन सा मेजर नहीं लिया जाता, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं काउंट किया जाता। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काउंट करी जाती है, लिटरेसी रेट भी काउंट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी काउंट किया जाता है। ये जो बी ऑप्शन है सेक्स रेशियो, इसको काउंट नहीं किया जाता, इसका कोई काम नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। ठीक है, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, तो 1000 अगर मेल हैं तो उसमें कितनी फीमेल हैं, ये होता है हमारा ह्यूमन सेक्स रेशियो। और भारत में जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नेशनल लेवल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के हिसाब से आपको बताना है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बतानी है भारत की कितनी है। तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर का अगर एरिया देखा जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग रह रहे होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 382 लोग रह रहे होंगे, एक एवरेज है ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, आप बताइएगा इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख के कि विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो हमने आपको एवरेज बता दिया 382 है, अब आपको बताना है किस स्टेट की, याद रखिएगा स्टेट पूछ रहे हैं, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फॉर माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए कितने सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस स्टेट के हैं, तो अगर इनमें से देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, झारखंड है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन फैला हुआ है भारत में। ठीक है, इन जितने स्टेट्स दिए गए हैं उनमें यही सबसे आगे है, और वैसे भी अगर देखा जाए ओवरऑल भी झारखंड में ही सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या चीज़ गलत है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड दिया गया, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट में दिया गया है अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, ये भी सही है। सी ऑप्शन में दिया गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो, ये भी सही है। जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होती है, बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ डी ऑप्शन में क्या दिया गया, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज़ वेरी हाई, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखें, देखिए इसमें कहा गया लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ये भी एक तरीके से जो बात है बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, लगते वो एम्प्लॉयड हैं लेकिन वो होते क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसी को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस हम लोग ने भी डिस्कस किए चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स के। बाकी के चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।